तो चलिए बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर भी पहले की तरह इंपॉर्टेंट है और अगर आप PYQ उठा करके देखेंगे तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा। जो यहाँ पे डेरिवेशन पार्ट हैं उन डेरिवेशन पार्ट्स को आप स्किप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करते हैं। एप्लीकेशन पार्ट ही इंपॉर्टेंट है। जेई में और नीट में टॉपर बनने के लिए आपको थियरी को क्वेश्चंस में अप्लाई करने आना चाहिए और वो तभी आएगा जब पूरा डेरिवेशन आप देखेंगे। डेरिवेशन को याद करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बिल्कुल भी मत याद कीजिएगा, लेकिन तरीका पता होना चाहिए जिससे कभी आप फॉर्मूला भूल गए तो कुछ सेकंड में आप यूं ही इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम निशांत कुमार है और अग्रणी एडुसर्व के इस चैनल पे आपका स्वागत है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मतलब दो पोल होगा। तो अगर यहाँ पे हमने एक -Q चार्ज रखा और यहाँ पे एक +Q चार्ज रखा तो ये डाइपोल हो गए, दो पोल हो गए, प्लस एंड माइनस, डाइपोल आ गए। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम सिर्फ इतना डिफाइन कर सकते हैं, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल, या ऐसे ही बोल सकते हो सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस d। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे टू इक्वल एंड opposite charges separated by a distance d represent इलेक्ट्रिक डाइपोल। इन दोनों चार्जेस को हमने d डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया, ये रहा d डिस्टेंस, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इसको हम वेक्टर p से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है ये डाइपोल से ही आता है और डाइपोल मोमेंट लगा दिया गया है। तो आपने केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में डाइपोल मोमेंट पढ़ा होगा, तो यहाँ भी आपको डाइपोल मोमेंट पढ़ना है। उससे थोड़ा डिफरेंट होगा, यहाँ पे दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं और उनका मैग्नीट्यूड Q ले लिया। तो अगर इस Q को, इनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड को उनके सेपरेटेड डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सिंपल डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ये रहा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको आप चाहो तो स्टेटमेंट बना के लिख सकते हो कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे अगर इस P की बात करें हम तो दिस P इज इक्वल टू Q इंटू D। सिंपल हुआ, P इज इक्वल टू Q इंटू D। इनका मैग्नीट्यूड चार्ज का Q है और उनके बीच का डिस्टेंस हमने D लिया है, तो Q इंटू D आ गया। अब इस P के बारे में कुछ बातें करेंगे। ये जो डाइपोल मोमेंट है इसका सबसे पहले तो यूनिट बताएंगे। तो यूनिट होगा Q के जगह पे कूलॉम्ब और D के जगह पे मीटर, कूलॉम्ब मीटर। अगर इसके पास यूनिट है तो इसके पास डायमेंशन भी होगा। कूलॉम्ब का डायमेंशन हो गया Q इज इक्वल टू IT होता है ना, Q इज इक्वल टू IT। तो यहाँ पे I के जगह पे I ही लिखेंगे, T हो गया I इंटू टी हो गया कूलॉम्ब के लिए, और मीटर के लिए L लगा देंगे। इसको हम और बना करके लिखें तो ये हो जाएगा ILT या ALT, ये हो गया इसका डायमेंशन। अब इसके बारे में बात करें तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन भी होता है। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी होगा तो उसका डायरेक्शन भी होगा, और इसका डायरेक्शन -Q टू +Q होता है। तो जो इस केस में डाइपोल मोमेंट होगा वो -Q से +Q की तरफ होगा, वेक्टर P।
आई होप इतना समझ में आपको आ गया होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसको मिटा रहे हैं हम। मान लो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री 60 डिग्री। ये लेंथ a है, ये लेंथ भी a है। यहाँ पे हमने एक प्लस q चार्ज रख दिया, यहाँ पे प्लस 4q रहेगा और यहाँ पे माइनस 5q रहेगा। तो इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस माइनस 5q को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। मैं एक अलग डायग्राम नहीं बनाऊंगा, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, इसमें अलग डायग्राम आप बना लीजिएगा। यहीं पे मैं माइनस 4q एंड माइनस q कर दूंगा, अलग अलग कर दूंगा। यहाँ पे ये माइनस 4q और ये प्लस 4q, ये प्लस 4q है, ये रिप्रेजेंट करेंगे डाइपोल को और यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। ये माइनस का q और ये प्लस का q, ये रिप्रेजेंट करेंगे डाइपोल को और यहाँ पे एक डाइपोल आ जाएगा। यहाँ स्मॉल q है तो यहाँ भी हम स्मॉल q डाल देंगे, यहाँ भी स्मॉल q डाल देंगे, स्मॉल q स्मॉल q। अब दो डाइपोल मोमेंट्स आ गए बच्चों। एक डाइपोल मोमेंट आएगा ऐसे इस तरफ और उसको हम P1 बोल देंगे। एक डाइपोल मोमेंट आएगा ऐसे और उस डाइपोल मोमेंट को हम P2 बोल देंगे। P1 और P2 दो डाइपोल मोमेंट्स मिल गए, दो वेक्टर क्वांटिटीज मिल गए और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो हम रिजल्टेंट इजीली निकाल लेंगे, हमें नेट डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। अगर हम P1 लिखे बच्चों तो P1 की कितनी वैल्यू होगी? P1 इज इक्वल टू, यहाँ और यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड है 4q, तो ये हो जाएगा 4q इंटू इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस स्मॉल a है, तो ये स्मॉल a आ गया। ऐसे ही अगर हम P2 लिखें तो P2 इज इक्वल टू, यहाँ माइनस q और यहाँ प्लस q, तो P2 के लिए चार्ज का मैग्नीट्यूड हुआ q और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है, तो ये हो गया a। अब अगर हम P नेट लिखें तो P नेट होगा अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60 डिग्री। दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60 कितना होता बेटा? 1/2। तो ये 1/2 से 1/2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और P1 P2 बच गया। P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P1 P2 बच गया। यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करने पे हमें मिल जाएगा अंडर रूट 4QA स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा 16Q स्क्वायर A स्क्वायर प्लस P2 है QA, तो यहाँ मिल जाएगा Q स्क्वायर A स्क्वायर प्लस P1 P2 है, तो P1 के जगह पे 4QA और P2 के जगह पे QA लिखेंगे तो Q स्क्वायर A स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 16Q स्क्वायर A स्क्वायर और 1Q स्क्वायर A स्क्वायर, 17Q स्क्वायर A स्क्वायर और ये 4, 17 और 4 21Q स्क्वायर A स्क्वायर। तो हम QA को बाहर निकाल लेते हैं, अंडर रूट 21 आ जाएगा, तो QA इंटू रूट 21 आ गया और यहाँ पे ये P नेट हो गया। इस तरीके से हम नेट डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं और ये रहा हमारा आंसर। आई होप इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा डाइपोल मोमेंट जब गिवन होगा तो कैसे निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल चेक कर लेते हैं। टॉपिक का नाम है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। एक पॉसिबिलिटी है एक्सियल पोजीशन पे और एक पॉसिबिलिटी है इक्वेटोरियल पोजीशन पे।
तो एक्सियल और इक्वेटोरियल को कैसे करना है वो देखिए। पहले तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी लिख देंगे। पहला नंबर होगा एक्सियल पे और दूसरा होगा इक्वेटोरियल पे, ऐसे एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। अब देखना फर्स्ट नंबर में हम एक्सियल पोजीशन पे चेक कर लेते हैं। तो एक नंबर हुआ एक्सियल पोजीशन, यहां पे एक लिखेंगे -q, यहां होगा एक +q, -q और +q के बीच का डिस्टेंस हुआ d, और डाइपोल का सेंटर कहीं यहां पे होगा, और डाइपोल के सेंटर पे +q का इससे डिस्टेंस हो गया d/2, और सॉरी -q का डिस्टेंस d/2 हो गया, और +q का डिस्टेंस हो जाएगा अगेन d/2। तो ये डिस्टेंस भी रहा बच्चे d/2। डाइपोल के सेंटर से चलो x डिस्टेंस दूर, और x डिस्टेंस दूर आकर के यहाँ कोई पॉइंट P होगा, और इस P पॉइंट पर आपको इस डाइपोल की वजह से निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको ये ध्यान में रखना होगा कैसे निकालेंगे। अगर यहाँ पे एक चार्ज होता बेटा तो हम इजिली P पॉइंट पे निकाल देते KQ/r², लेकिन यहाँ पे दो चार्जेस हैं, तो दोनों चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकाल दो, हो गया खत्म कहानी, कोई खास है ही नहीं। देखिए करेंगे कैसे। इस P पोजीशन पर इस +q की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका आपको पता है, एक टेस्ट चार्ज Q0 प्लेस कर दो, ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस पॉजिटिव Q0 को ये +q रिपेल कर देगा। तो हमने मान लिया इस तरफ रिपेल करेगा वो E1 से, इस Q0 को ये -q अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो इस तरफ हो जाएगा E2। E1 और E2 देखना, E1 और E2 में E1 बड़ा होगा, E2 छोटा होगा, क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड एक बराबर है, और इस P पॉइंट का +q से डिस्टेंस कम है, और इस P पॉइंट का इस -q से डिस्टेंस ज़्यादा है। तो मेरे बच्चे आप वीडियो को पॉज कीजिए, और पॉज करके ज़रा निकाल करके देखिए कितना आ रहा है, और अब हम आगे देखते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। अगर हम बेटा इस P पॉइंट पर E नेट चेक करें तो E नेट होगा E नेट इज इक्वल टू E1 - E2। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो E नेट वेक्टर होगा वो E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर होगा। E1 और E2 की वैल्यू पुट कीजिए, तो E1 की वैल्यू होगी KQ अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो अगर पूरी x में से ये d/2 घटा देंगे तो हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे x माइनस d/2 का होल स्क्वायर माइनस E2 चेक करना है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये रहा यहाँ से यहाँ तक का x और यहाँ से यहाँ तक का d/2। तो हम लिखेंगे KQ अपॉन x प्लस d/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस d/2 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस d/2 का होल स्क्वायर। x माइनस d/2 कैंसिल हो जाएगा। एक काम करो, KQ को बाहर निकाल दो, यहाँ पे बच जाएगा x प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमें E नेट मिलेगा, E नेट इज इक्वल टू KQ इंटू x माइनस d/2 का होल स्क्वायर x प्लस d/2 का होल स्क्वायर। हम इसको x² माइनस d²/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x² माइनस d²/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे चेक करना है, इसको ओपन कर दो। तो ओपन करने पे हमें यहाँ पे मिलेगा x प्लस d/2 का होल स्क्वायर है, तो x² प्लस d²/4 प्लस 2 इंटू x इंटू d/2 माइनस, इसको ओपन करो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो हमें मिल जाएगा x²
प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू डी बाई 2। यहां कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, और जब इस माइनस साइन को अंदर भेजेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस डी स्क्वायर बाई 4 से माइनस डी स्क्वायर बाई 4 कैंसिल, ये माइनस और ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ x इंटू डी और यहाँ x इंटू डी, तो 2 टाइम्स एक्स डी हो गया। तो जो हमें इनेट मिलेगा, दिस विल बी इक्वल टू के क्यू इंटू 2 टाइम्स एक्स इंटू डी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। देखना बच्चे, इसको हम एक और तरीके से सुधार के लिख सकते हैं। Q और D को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। डाइपोल मोमेंट क्या होता था? चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट डाइपोल मोमेंट देता है। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड Q और उनके बीच का डिस्टेंस D। तो जब हम Q इंटू डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें P मिल जाएगा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा ई नेट। अब यहां पे मान लो कंडीशन ऐसे दे दे, इफ x इज मच मोर ग्रेटर देन d। अगर x मच मोर ग्रेटर देन d है तो इस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 में से इस डी स्क्वायर बाई 4 को हम इग्नोर कर सकते हैं। ये हो जाएगा इग्नोर, छोटी सी वैल्यू इग्नोर हो जाएगा, तो हमें एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो जाएगा। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें 2kp अपॉन एक्स क्यूब मिल जाएगा। यानी कि ई नेट इज इक्वल टू 2kp अपॉन एक्स क्यूब। ये रहा आंसर, ये हमारा रिजल्ट है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस केस में अगर हम ई नेट का डायरेक्शन चेक करें तो E1 बड़ा है, E2 छोटा है। E1 में से E2 को घटाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा इस तरफ, ई नेट राइटवर्ड मिलेगा। जो वेक्टर P का डायरेक्शन होता है वो माइनस Q से प्लस Q की तरफ होता है, तो वेक्टर P का डायरेक्शन भी इसी तरफ है। वेक्टर P माइनस Q से प्लस Q की तरफ, ये वेक्टर P हुआ। तो जो डायरेक्शन वेक्टर P का है वही डायरेक्शन वेक्टर E का है। यानी कि अगर हम यहाँ पे वेक्टर साइन लगाना चाहें तो इजीली लगा सकते हैं, प्लस माइनस का कोई खेल नहीं होगा। ये रहा एक्सियल पोजीशन पे। अब इसी तरीके से आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालना होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे। मैं बार बार उधर घूम के जाता हूँ वीडियो चेक करने के लिए, कहीं ब्लर तो नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा। मुझे 2 वीडियोस स्टार्टिंग से बनाने पड़े हैं। पूरी वीडियो बनाने के बाद देखना पड़ा है कि एक प्रॉब्लम आ गया है, तो डिलीट करके फिर से बनाना पड़ा है, इसलिए वो दिक्कत चलाता है, तो मैं बार बार देखता हूँ। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। यहाँ एक माइनस Q चार्ज है, यहाँ एक प्लस Q चार्ज है। माइनस Q और प्लस Q के बीच का डिस्टेंस D गिवन है, और ये रहा डाइपोल का सेंटर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने मान ले बेटा D/2 ले लिया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी D/2 ही होगा। इससे परपेंडिकुलर चलिए कुछ ऊपर, और हमने ये डिस्टेंस x मान लिया। डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस ऊपर आएंगे, P पॉइंट ये रहा। इस P पॉइंट पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस 2 चार्जेस, या फिर ड्यू टू दिस डाइपोल। कैसे निकालेंगे आपको तरीका पता है। यहाँ एक टेस्ट चार्ज Q0 प्लेस कर दो, इस Q0 को ये प्लस Q रिपेल कर देगा। इनको ज्वाइन कर दो, ऐसे ज्वाइन करोगे तो ऐसे रिपेल हो जाएगा ये, और ये रिपेल हो गया हमने मान लिया E1 से।
इस क्यू नॉट को ये माइनस क्यू अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और ये अट्रैक्ट इस तरफ हो जाएगा। और ये ऐसे अट्रैक्शन हो जाएगा। हमने इसको मान लिया E2। अब देखना गौर से, E1 और E2 की वैल्यू चेक करते हैं क्या इस केस में इक्वल होगा या कुछ और होगा। तो देखना यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 लिख दिया। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। जो चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ है वही चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ है। जितना डिस्टेंस P का प्लस Q से है उतना ही डिस्टेंस P का माइनस Q से है। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड P पर प्लस Q की वजह से होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड P पर माइनस Q की वजह से होगा, यानी कि E1 और E2 की वैल्यू एक बराबर होगी। तो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू वैल्यू कितना होगा बच्चे, KQ अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। ये ई नेट मिल गया, E1 E2 ई नेट नहीं E1 और E2 मिल गया। अब यहाँ पे E1 और E2 वेक्टर को देखना, अगर हम इनका रिजल्टेंट निकालें तो वो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से होगा। रिजल्टेंट इस तरीके से होगा बेटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो मेरे होशियार बच्चे जानते हैं ये एंगल भी थीटा ही होगा। एक काम करो, इस E1 का कंपोनेंट निकालो। तो E1 का एक कंपोनेंट जाएगा वर्टिकल और एक कंपोनेंट जाएगा हॉरिजॉन्टल, और इस E1 का ये कंपोनेंट होगा E1 साइन थीटा और इस E1 का ये कंपोनेंट होगा E1 कॉस थीटा। E1 और E2 की वैल्यू एक बराबर है, इसको हमने E मान लिया। तो ये E1 हटा दो, अब ये E हो गया, ये E1 हटा दो, E हो गया। इस E2 का एक कंपोनेंट जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो 2 टाइम्स E cos थीटा हो जाएगा। E2 का ये एक कंपोनेंट इस तरफ होगा E2 cos थीटा, और E2 cos थीटा और E1 cos थीटा एक बराबर हो गया तो 2 टाइम्स E इंटू cos थीटा हमने लिख दिया। E2 का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा और वो होगा, ये E2 थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, ये कंपोनेंट हो जाएगा E साइन थीटा, E साइन थीटा। इस कंपोनेंट को ये कंपोनेंट कैंसल आउट कर रहा होगा। इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स विल कैंसल आउट ईच अदर और हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2E cos थीटा मिल गया। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो हमें E नेट मिलेगा, E नेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स E इंटू कॉस थीटा। E की वैल्यू हमने लिख ही दिया है ये, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू E की जगह पे KQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 इंटू इस कॉस थीटा के जगह पे हम चाहें तो ये एक ट्रायंगल बनता दिख रहा है हमें, इस एक ट्रायंगल में कॉस थीटा की जगह पे बेस अपॉन हाइपोटेनस लिख सकते हैं। तो बेस है d/2 अपॉन हाइपोटेनस है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। इस 2 से ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा और हम Q इंटू डी को P लिख सकते हैं। डाइपोल मोमेंट, चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसके बीच का डिस्टेंस d। यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है और उसके बीच का डिस्टेंस d/2 जोड़ेंगे तो d आ जाएगा। तो Q इंटू डी को हम P लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा KP अपॉन, इसको मिलाओगे आप तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2। ये ई नेट हमें मिल गया इस केस में। लेकिन कहानी अभी यहाँ समाप्त नहीं हुई है, यहाँ से एक और रोचक तथ्य शुरू होगा और वो रोचक तथ्य ये है, इफ x इज मच मोर ग्रेटर देन d तो हम डी स्क्वायर बाई 4 को इग्नोर कर सकते हैं और एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें x³ मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे मिलेगा ई नेट इज इक्वल टू KP अपॉन x³, ये मिल गया। लेकिन यहाँ पर
अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी एक चीज़ और है, और वो ये चीज़ है कि चेक करो जरा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर P। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा लेफ्टवर्ड, ये है ई नेट का डायरेक्शन, और वेक्टर P होगा -q से +q के तरफ, तो ये है वेक्टर P का डायरेक्शन। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो अगर हम इनको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये हुआ ई नेट और ये हुआ P, और दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हैं तो हम यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। ये इक्वेटोरियल पोजीशन का है और ये एक्सियल पोजीशन का है। तो अगर ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल में रिलेशन निकालना हो तो हम ऐसे लिखेंगे, ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से ट्राई कीजिए, अच्छे से देखिए, घुमा फिरा करके देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये 2 ही केस होते हैं, लेकिन एक और केस आ सकता है। हम लोगों को जेईई एडवांस के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड रहना है, और वो एक होगा कि अगर कोई कंडीशन ऐसा आ गया कि P पॉइंट ना तो एक्सियल पे है ना इक्वेटोरियल पे है, तो हम क्या करेंगे। तो देख लेते हैं। 3rd नंबर केस एक और बनाएंगे, और वो एक्सियल इक्वेटोरियल के जैसा ही होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 3 नंबर केस यहां पे नहीं है, लेकिन यहां हम बना देते हैं एट एन एंगल थीटा। देखिएगा किससे एंगल थीटा है, जरा देखिएगा। यहां पे बच्चे -q चार्ज है, यहां पे बच्चे +q चार्ज है, और इन दोनों के बीच में ये एक लाइन है, और इनका ये रहा सेंटर पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया बेटा d/2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया बेटा d/2, और इस सेंटर पॉइंट से हम थीटा एंगल ऊपर चलते हैं और P पॉइंट लिखते हैं। ये हुआ P पॉइंट। इस सेंटर से हम थीटा एंगल ऊपर गए हैं। अब बताना है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस P पॉइंट पे। आप चाहो तो तरीके आपको पता है, यहां पे एक टेस्ट चार्ज पुट करो, इस Q की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इस -q की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, तमाम तरीके हैं, लेकिन उतना घूमने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। शॉर्टकट तरीका ये है कि यहाँ से ये P पॉइंट है x डिस्टेंस दूर, हमने x मान लिया, तो इस P पॉइंट पर जो x के अलोंग लाइन होगा वो एक्सियल होता है, तो x के अलोंग इस तरफ हो जाएगा E एक्सियल, और जो x के परपेंडिकुलर होता है बेटा वो होता है इक्वेटोरियल। तो ये x के परपेंडिकुलर हो गया, और ये हो गया बेटा E इक्वेटोरियल। ई इक्वेटोरियल, ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल हमें यहाँ पे मिल गया। जो हम एक्सियल केस देखे हैं उसमें वेक्टर एक्स के अलोंग एक्सियल जा रहा था, और जो इक्वेटोरियल देखे थे वो वेक्टर एक्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे था। तो ये है एक्स, इसको हम वेक्टर एक्स मान लो। इस एक्स के तरफ जो होगा वो ई एक्सियल आएगा, और उसके परपेंडिकुलर ई इक्वेटोरियल आएगा। ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल के रिजल्टेंट ऐसे बना सकते हो, और वो रिजल्टेंट मान लिया हमने बेटा ई एक्सियल से, थोड़ा सही बनाना पड़ेगा, मान लिया हमने ये ई नेट हुआ, ई नेट, और वो ई एक्सियल से अल्फा एंगल बना रहा होगा। तो जब ऐसा कंडीशन गिवन होगा तो आप चले आना, और जो एक्सियल पोजीशन पर होगा एक्सियल, उस एक्सियल के लिए आप P को रिप्लेस कर देना P cos थीटा से P एक्सियल में, और जो इक्वेटोरियल आएगा इक्वेटोरियल, उसमें P को रिप्लेस कर देना P sin थीटा से। ऐसा हमने क्यों किया जरा वो समझते हैं। जो वेक्टर P होगा बच्चे, वो वेक्टर P ऐसे होगा, ये है वेक्टर P -q से +q की तरफ। इस वेक्टर P के 2 कंपोनेंट्स निकाल दो, तो एक कंपोनेंट जाएगा ऐसे,
पी। ये एंगल अगर थीटा बच्चे तो ये एंगल भी होगा थीटा। तो इस पी का ये कंपोनेंट होगा पी कॉस थीटा, और इस वेक्टर पी का ये जो कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट होगा पी साइन थीटा। राइट। इस पी कॉस थीटा को यहां से उठा करके थोड़ा सही डायग्राम बनाएंगे यार, डायग्राम बनाने में बड़ा दिक्कत होता है। ये एंगल थीटा है तो ये पी कॉस थीटा है। इस पी कॉस थीटा को हम चाहें तो यहां से उठा के यहां डाल देंगे। भाई जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा, तो इस केस में ये पी कॉस थीटा हो गया, और इस पी साइन थीटा को हम चाहें तो यहां उठा के डाल देंगे, वो पी साइन थीटा आ जाएगा। तो देखो ई एक्सियल की तरफ पी कॉस थीटा आया हुआ है और ई इक्विटोरियल के ऑपोजिट पी साइन थीटा आया हुआ है। और देख लेना एक्सियल में पी और ई का डायरेक्शन सेम होता था और इक्विटोरियल में पी और ई का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हो रहा था। हमने ऑपोजिट लिखा था अभी, राइट। तो ये ध्यान में रखिएगा आप। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि एक्सियल में पी को पी कॉस थीटा लिख देंगे और इक्विटोरियल में पी को पी साइन थीटा लिख देंगे। तो अब जो हमें इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो ई एक्सियल होगा 2kp अपॉन एक्स क्यू है, तो हम लिखेंगे 2kp कॉस थीटा अपॉन एक्स क्यू। और अगर ई इक्विटोरियल लिखना होगा तो ई इक्विटोरियल होगा kp अपॉन एक्स क्यूब था, तो यहां पे आ जाएगा kp साइन थीटा अपॉन एक्स क्यूब। ये इक्विटोरियल और एक्सियल पोजीशन पर हमें मिल गया। अब सिर्फ यहीं पर समाप्त नहीं होता, अब हमें ई नेट भी निकालना पड़ेगा। तो ई एक्सियल और ई इक्विटोरियल जब मिल गया तो मेरे होशियार बच्चे तुरंत ई नेट निकाल लेंगे, और यहाँ पे ई नेट आएगा, ई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्विटोरियल का स्क्वायर होगा। अरे भाई नहीं समझ में आ रहा क्या? अंडर रूट ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्विटोरियल का स्क्वायर प्लस 2 ई एक्सियल ई इक्विटोरियल कॉस 90। भाई एक्सियल और इक्विटोरियल में तो एंगल 90 डिग्री है ना, तो वो जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ इतना बचा। यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट ई एक्सियल की जगह पे ये 2kp cos थीटा अपॉन एक्स क्यूब, 2kp cos थीटा अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस इक्विटोरियल का kp साइन थीटा अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ये रहा। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हम, और देखना बेटा जरा होशियारी से देखना इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमें यहाँ पे ई नेट मिलेगा और वो होगा ई नेट इज इक्वल टू, इसमें से के पी और एक्स क्यूब को बाहर निकाल दो तो हमें मिल जाएगा के पी अपॉन एक्स क्यूब, बाहर मिला अंडर रूट कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये 2 है तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या बचा बेटा साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दिस विल बी इक्वल टू के पी अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट, इस 4 कॉस स्क्वायर थीटा को हम 3 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं प्लस एक और कॉस स्क्वायर थीटा। भाई 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर के 4 कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, और ये साइन स्क्वायर थीटा, तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हमें ई नेट मिल जाएगा। ई नेट इज इक्वल टू के पी अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये रहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा आपका आंसर एट एन एंगल थीटा पे। इनको नोट कर लीजिए। अब कोई हमसे पूछ सकता है इस ई नेट का डायरेक्शन किस तरफ होगा, तो वो भी निकाल देते हैं। इसको मिटाएंगे हम, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। डायरेक्शन ऑफ ई नेट ये tan अल्फा अगर निकाल दें तो हमें मिल जाएगा, और यहाँ पे मिल जाएगा
tan अल्फा इज इक्वल टू, इस ई इक्विटोरियल को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं हम, तो हमें मिल जाएगा ई इक्विटोरियल अपॉन ई एक्सियल। ई इक्विटोरियल की वैल्यू अभी हम निकाले थे, कितना था बेटा, वो था के पी साइन थीटा अपॉन एक्स क्यूब, और ई एक्सियल था 2 पी कॉस थीटा अपॉन एक्स क्यूब। यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, के पी अपॉन एक्स क्यूब से के पी अपॉन एक्स क्यूब कैंसिल आउट हुआ, साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा हुआ tan थीटा बाई 2, यानी कि tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2, ये आ गया। और अगर हम हॉरिजॉन्टल से डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो इसका हॉरिजॉन्टल से डायरेक्शन होगा डायरेक्शन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल में थीटा प्लस अल्फा निकाल देंगे, ये थीटा और यहाँ पे थीटा से अल्फा, थीटा प्लस अल्फा से निकाल सकते हो, ये tan अल्फा की वैल्यू आ गई। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, इक्विटोरियल पे कैसे निकालते हैं, एक्सियल पे कैसे निकालते हैं, और किसी एंगल थीटा पे होगा तो कैसे निकालेंगे, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कशन कर दी है, इजी वे में डिस्कशन किया है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। वीडियो को पॉज करके ज़रा इसको नोट कीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, काफ़ी छोटा सा है, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चे, दो चार्जेस गिवन है -q एंड +q और उनके बीच का डिस्टेंस 2a गिवन है। ये दोनों चार्जेस इलेक्ट्रिक डाइपोल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको पता ही है। इनका सेंटर पॉइंट से d डिस्टेंस दूर एक और चार्ज रखा हुआ है जिस पर कैपिटल Q चार्ज है और स्मॉल m मास है। पता करना है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस d, ये जो d डिस्टेंस है d वो, फॉर विच द चार्ज कैपिटल Q विल नॉट मूव, और a की वैल्यू d से बहुत छोटा है और यहाँ पे सरफेस पर स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट गिवन है 0.5। तो पता करना है, चलिए पता करते हैं। पहले आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। आइए देखते हैं इस चार्ज को, ये दोनों चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरफ एक फोर्स लगा करके रिपेल कर रहे होंगे, बिकॉज ये कैपिटल Q है और यहाँ पे Q इंटू ई मिल जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। दूसरा, जैसे ही ये इनको रिपेल करेंगे ये मूव करना शुरू करेगा। अगर ये मूव करने ही वाला है, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग जाएगा और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन इस तरफ पीछे की तरफ लग जाएगा, और वो F लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है, और नॉर्मल के जगह पे हम mg लिख सकते हैं, म्यू mg हो जाएगा। यानी कि अगर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को म्यू mg के बराबर होना पड़ेगा। विल नॉट मूव लिखा हुआ है, तो फॉर द चार्ज कैपिटल Q नॉट टू मूव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शुड बी इक्वल टू म्यू mg। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जगह पे Q इंटू ई लिख सकते हैं, तो Q इंटू ई विल बी इक्वल टू म्यू mg। Q को Q ही रखो और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख दो। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने हमें आता है, ये एक्सियल पोजीशन पे है और एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp अपॉन एक्स क्यूब होता था। यहाँ पे x की जगह पे d दिया है तो 2kp अपॉन डी क्यूब लिख सकते हैं, तो 2kp अपॉन डी क्यूब हुआ, दिस इज इक्वल टू म्यू mg। तो अगर हम चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट डी क्यूब को उधर भेजेंगे, आंसर लिख सकते हैं k और p के टर्म्स में, लेकिन जो आंसर है वो k और p के टर्म्स में न निकाल करके हम और लिखेंगे, इसको और इलेबोरेट करेंगे, तो q इंटू 2 इंटू k के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, इंटू p के जगह पे, p क्या है बेटा, p है डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू उनके बीच का डिस्टेंस, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड q, बीच का डिस्टेंस 2a, तो हम यहाँ पे p की जगह पे लिखेंगे q इंटू 2a डिवाइडेड बाई डी क्यूब इज इक्वल टू म्यू mg। अब यहाँ पे देखना, 2 दूना 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, और कोई चीज़ कैंसिल होने से रहा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे
इस डी क्यूब को उधर भेज दो, इन सबको इधर भेज दो, तो डी क्यूब इज इक्वल टू क्यू क्यू ए, तो क्यू क्यू ए अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट म्यू एम जी, पाई एप्सिलॉन नॉट म्यू एम जी, और इस क्यूब को हटा करके यहाँ होल की पावर 1/3 लिख दो, और लो बेटा ये रहा हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, देख लीजिए। अगर इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रहना है तो फॉर नॉट टू मूव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को म्यू एम जी के बराबर होना पड़ेगा। इस छोटे से ब्लॉक को ये दोनों ब्लॉक मिलकर के रिपेल कर रहे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा करके, और इस छोटे से ब्लॉक पे अगर फ्रिक्शन ना होता तो इस छोटे से फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन मिल जाता और ये मूव कर जाता। लेकिन यहाँ पे म्यू स्टैटिक की वैल्यू 0.5 गिवन है, और जब जैसे ही 0.5 यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट आ गया, यानी कि फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा। अगर ये ब्लॉक राइट साइड में मूव करना चाहता है तो लेफ्ट साइड में फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा। तो जब लेफ्ट साइड में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा तो अस्थिर रहने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q इंटू ई है और फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी है। Q इंटू ई के जगह पे 2kp अपॉन डी क्यूब लिख सकते हैं, ये म्यू एम जी के बराबर है। उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0.5 गिवन है, तो आप चाहो तो यहाँ पे 0.5 लिख सकते हो, और 0.5 ना लिख करके बेटा आप म्यू की जगह पे 1/2 लिख दो। तो 1/2 जैसे ही लिखोगे ये 2 उछल करके इस तरफ चला आएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये म्यू खत्म हो जाएगा, पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी आ गया। ये रहा हमारा आंसर। म्यू भी छोड़ सकते हो, अगर आप लिख लियो तो कोई बात नहीं, म्यू की वैल्यू भी पुट कर सकते हो इजिली। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी यहाँ पे डाइपोल खत्म नहीं होता है, अभी यहाँ से इसका नेक्स्ट पोर्शन शुरू होगा। अभी एक पार्ट हमने देखा है, अभी इस केस में टॉर्क आएगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। मेरे लाल पीले बिल्कुल भी मत हो। हम नेक्स्ट क्लास में आपको टॉर्क बता देंगे। अगर आप पिछले जन्म वाली कहानी भूल चुके हो तो यहाँ पे हम आपको याद दिला देंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। टॉर्क हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, और बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी नेक्स्ट क्लास में करना है। तो नेक्स्ट क्लास बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सभी बच्चे इसका नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, टॉर्क भी उसमें पढ़ना है, और इसके बेस पे और आगे जो पढ़ेंगे उन सबको मिला करके नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।